तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा माइक फ्लैनेगन की तरफ से एक और बढ़िया मिनी सीरीज को जिसका नाम है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, जो कि एक गॉथिक हॉरर ड्रामा सीरीज है और ये सेम नाम की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर लूजली बेस्ड है, यानी कि उससे इंस्पिरेशन वगैरह ली गई है। कुछ कहानियां वहां की यहाँ पर दिखाई गई हैं, जो कि एपिसोड्स के नाम भी हैं, जिनके बारे में मैं आपको एंड में सब कुछ बता दूंगा। सारी डिटेल्स कवर की जाएंगी और आज की इस वीडियो के अंदर हम एपिसोड 1 to एपिसोड 4 एक्सप्लेन करेंगे। सबसे बड़ी बात, इस सीरीज का जो थीम है वो रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। एक दवाई आती है ऑक्सीकॉन्टिन पेन किलर नाम की, जिसके चलते ही इस पूरी कहानी को दिखाया गया है। उसको मेन थीम में रखकर यहाँ पर सुपरनैचुरल और हॉरर एलिमेंट्स को भी ऐड करा गया है, जो कि मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग है। तो जैसे जैसे मैं सीरीज और एपिसोड्स का ब्रेक डाउन करूंगा, आपको बहुत ही ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, पूरा इन डेप्थ चीज होने वाली है। और देखो, जब मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस सीरीज की जो रेटिंग है वो है 7.9 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है और पर्सनली मुझे ये सीरीज काफी बढ़िया लगी है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है रॉड्रिक अशर को दिखाते हुए, जो कि चर्च के अंदर आया हुआ था। वहां पर उसकी बहन मैडलिन, उसकी जवान वाइफ जूनो और पोती लेनोर होते हैं, जिनसे वो काफी प्यार करता है। और उसकी फैमिली अटॉर्नी आर्थर पिम भी वहां पर था, जो कि उनका काफी साथ देता है, या फिर ये कहे कि पूरा 100%। उनके छोटे बड़े काम सारे के सारे वही संभाला करता था। खैर, आज वो अपने 3 बच्चों का फ्यूनरल कर रहा होता है। उसके टोटल 6 बच्चे हैं और उसके बाकी के बचे हुए 3 बच्चे 1 हफ्ते पहले ही खत्म हो गए थे, मतलब कि उसके 6 में से कोई भी बच्चा नहीं बचा था। अब वो इन सब चीजों से काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन उसकी परेशानी का एक बहुत बड़ा रीजन और था। उसको हमेशा एक मिस्टीरियस लेडी दिखा करती थी, जो कि उसको चर्च में भी दिखने लगती है। बात करें रॉड्रिक अशर के बारे में या फिर अशर परिवार के बारे में, तो रॉड्रिक फॉर्चुनाटो फार्मास्यूटिकल कंपनी का ओनर है, जिसकी कंपनी एक पेन किलर बनाती है जिसका नाम लिगोडोन है, जिस पर काफी सारे अलग अलग तरह के इल्जाम लगे हुए हैं कि वो गलत मार्केटिंग करते हैं और साथ ही साथ लोग उस पिल को लेने की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस दवाई पर ये इल्जाम है कि ये काफी एडिक्टिव होती है, जबकि कंपनी क्लेम करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। ये एक बहुत ही सेफ पेन किलर है, या फिर ये कहें कि गेम चेंजिंग है। बेसिकली इनके ऊपर 73 चार्जेस थे और केसेस भी चल रहे हैं और इनके खिलाफ केस लड़ रहा है असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी ऑगस्टी ड्यूपिन। और ये जो केस है ना, वो काफी पहले से चालू है, जिसके अंदर ऑगस्टी को ज्यादा अच्छी कोई लीड नहीं मिली है और आज तक वो किसी भी इल्जाम को साबित नहीं कर पाया, क्योंकि अशर फैमिली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। खैर, उसी रात रॉड्रिक कॉल करके ऑगस्टी को एक अबैंडन घर में बुलाता है और वो उससे कहता है कि वो अपने बारे में सारी चीजें उसको बता देगा और ऑगस्टी को उसके खिलाफ सारी चीजें मिल जाएंगी, सबूत मिल जाएंगे। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उसके मारे गए जो बच्चे हैं उनके केसेस आपस में कनेक्टेड हैं, जिस पर ऑगस्टी ये कहता है कि उसने खुद चेक किया था, वो सब अलग अलग तरीकों से मारे गए थे और आपस में कुछ भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन रॉड्रिक ऐसा नहीं मानता था। खैर, अब वो कहानी बताना शुरू करता है, जो कि 1953 से शुरू होती है, जब वो और उसकी बहन मैडलिन बच्चे थे और उनकी मदर एलाइजा उन दोनों को पाल पोस कर बड़ा कर रही थी और उसका बचपन इसी अबैंडन्ड घर में बीता था, जहां पर वो अक्सर आता रहता है। खैर, अब वो अपने माँ के बारे में और बातें बताता है कि 1953 के फॉर्चुनाटो कंपनी के सीईओ विलियम लॉन्गफेलो की वो सेक्रेटरी हुआ करती थी, जो कि एक काफी बुरा इंसान था, जो कि उन लोगों को अपने घर के अंदर तक नहीं आने देता। और एक दिन तो वो घर देखने गए थे तो वहां पर उसने उन्हें बहुत बेइज्जत करके घर भगा दिया था, जबकि उसने स्ट्रिक्टली यहाँ पर एलाइजा को मना किया था कि उसके बच्चे वहां नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी वो वहां पर पहुंच गए थे। और यहाँ पर मैडलिन तो खासकर उससे काफी नफरत किया करती थी। एनीवेज, अब वक्त बीतता है और साल आ जाता है 1962, यानी कि 1962, और अब एलाइजा काफी बीमार रहने लगी थी, जो कि डॉक्टर के पास जाने के लिए मना करती है। वो जीसस क्राइस्ट वगैरह पे काफी मना करती। उसका मानना था कि मेडिसिन शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं और जहर होता है। उसका मानना था कि शरीर तो एक मंदिर है और मंदिर के अंदर जहर नहीं घोल सकते। खैर, वो दोनों ही बच्चे परेशान होकर विलियम के पास में जाते हैं, जो कि असल में उनका बायोलॉजिकल फादर था। जी हाँ, इन दोनों का अफेयर चल रहा था, लेकिन इस बात को विलियम ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो उससे मदद मांगते हैं, उससे काफी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, क्योंकि वो वही सुनना पसंद किया करता था, लेकिन वो फिर से उन्हें बेइज्जत करके वहां से भगा देता है। खैर, वो दोनों घर आ जाते हैं तो एलाइजा अपना दम तोड़ चुकी थी, जिससे दोनों ही बच्चे काफी टूट जाते हैं। अब वो टूटे हुए दिल से ही उसको घर के बाहर बैरी कर देते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि पुलिस को बुलाना बहुत ही बेकार होगा और उसकी माँ ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। खैर, थोड़ी ही देर के बाद में वो सो रहे होते हैं तो रात को उसकी माँ अपने आप ही ग्रेव से बाहर निकल जाती है, यानी कि उसने कॉफिन तोड़ दिया था और उसको देखकर वो बहुत डर जाते हैं, जो कि उनको मारने भी वाली थी। ऐसा लग रहा था कि वो खुद को नहीं पहचान रही थी, लेकिन उनकी आवाज से वो वापस होश में आती है।
वो उसको देखते हैं तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ना ही जिंदा हो ना ही मरी हुई। खैर वो अचानक से ही विलियम के घर चली जाती है और उसको चोक करके खत्म कर देती है उसकी ही बीवी के सामने। हालांकि हमेशा सबको यही बताया गया था कि उसको हार्ट अटैक आया था ताकि उसकी और कंपनी की बेइज्जती ना हो, और उनकी माँ ने एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति को मारा था जिसकी वजह से उन दोनों के मन में अपनी माँ के प्रति बहुत इज्जत आ गई थी। और सबसे बड़ी बात कि जो कैरेक्टर यहाँ पर था ना वो बिल्कुल भी एलाइजा की तरह नहीं था, क्योंकि एलाइजा हमेशा जीसस क्राइस्ट में माना करती और वायलेंस पे बिल्कुल विश्वास नहीं किया करती थी। लेकिन उस रात उसने जो किया वो बहुत ही ज्यादा डेविलिश था, या फिर ये कहें बहुत ही ज्यादा डिमोनिक था। और ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि कैसे रॉड्रिक जो था वो इस फार्मास्यूटिकल कंपनी का ओनर बन गया था और मल्टी बिलियनियर बन गया था। और यहाँ पर ना टाइमलाइंस पास्ट में प्रेजेंट में जाती आती रहेंगी, लेकिन जो मेन चल रही है ना वो यही है कि ये दोनों यानी कि ऑगस्टी और रॉड्रिक इनके पुराने घर के अंदर हैं, यानी कि रॉड्रिक और मैडलिन के पुराने घर में, जहाँ पर ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और रॉड्रिक अपना कन्फेशन ऑगस्टी को दे रहा था कि ये सब कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म हो रहा है। खैर अब कन्फेशन सुन रहा ऑगस्टी ड्यूपिन उससे पूछता है कि वो ये सब उसको क्यों बता रहा है, जिस पर रॉड्रिक कहता है क्योंकि उसे अपनी माँ आज फिर से दिख रही है जो कि ऑगस्टी के ठीक पीछे खड़ी है। लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करता और पीछे भी नहीं देखता। उसका ये मानना था कि यहाँ पर वो उसको डराना चाहता है। हालांकि हम उसके पीछे खड़ी हुई एलाइजा के गोस्ट को साफ साफ देख पाते हैं। खैर अब वो बोलता है कि उसके बचपन में उसके बायोलॉजिकल फादर ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया, ना ही मैडलिन को, तो वो ऐसा नहीं बना और उसने अपने सारे बच्चों को एक्सेप्ट किया। इसलिए उसके 5 लेडीज से 6 बच्चे थे, जिनमें जूनो उसकी लेटेस्ट वाइफ है। हालांकि उससे फिलहाल उसे कोई भी बच्चा नहीं था। और बात रही जूनो की, तो ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में जरूर डिटेल में बात करेंगे। खैर अब कहानी कन्फेशन से ठीक 2 हफ्ते पहले जाती है, जहां पर कोर्ट में हम उसी केस के ट्रायल को देख पाते हैं, जहां पर ऑगस्टी ये रिवील कर देता है कि उसके पास एक खास विटनेस है जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद अशर फैमिली का ही मेंबर है, जिसको वो आने वाले ट्रायल्स में सामने रखेगा। और उसका जो बयान है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और ये वो वक्त है जिसके अगले ही दिन से यहाँ पर अशर फैमिली के बच्चों की मौतें होना शुरू हुई थी। खैर अब अशर्स के बीच इस चीज को लेकर काफी तनाव बढ़ जाता है। इससे पहले वो काफी चिल आउट थे, लेकिन फिलहाल वो काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे। खैर मैं आपको लेनोर, जूनो और मैडलिन को छोड़कर बाकी अशर फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अब इस फैमिली के अंदर सबसे बड़ा बेटा है फ्रेडरिक अशर, जिसकी वाइफ है मॉरल अशर और बेटी लेनोर अशर। रॉड्रिक की एक और बड़ी बेटी है जिसका नाम है टैमरलिन या फिर टैमी, जो कि अपना एक फिटनेस और लाइफस्टाइल वाला ब्रांड लॉन्च करने वाली है जिसका नाम है गोल्डबर्ग, और ये वो अपने हस्बैंड फिटनेस गुरु बिल के साथ मिलकर लॉन्च करने वाली थी। उसका ये मानना था कि उनकी फैमिली खाली मेडिसिन नहीं बल्कि और भी चीजें कर सकती है। और टैमी रोल प्लेज में काफी विश्वास रखती है और वो यहाँ पर अपने हस्बैंड बिल को दूसरी औरतों के साथ में इंटीमेट होता हुआ देखकर खुद को प्लेजर देती थी। रॉड्रिक की एक और बेटी है जिसका नाम विक्ट्रीन है, जो कि कंपनी के लिए एक हार्ट डिवाइस पर काम कर रही है अपनी गर्लफ्रेंड डॉक्टर एलेजेंड्रा या फिर एल के साथ मिलकर। और इसके लिए वो चिंपैंजीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रही थी, जिसके अंदर रॉड्रिक ने $200 मिलियन लगाए हुए थे, या फिर ये कहें कि फंडिंग दी गई थी। एक और बेटी है जिसका नाम कमील है, जो कि कंपनी फॉर्चुनाटो की PR हेड लीड करती है, और उसके पास में उसके पर्सनल 2 असिस्टेंट्स भी हैं, जिनको वो अपने सेक्सुअल फेवर्स के लिए भी इस्तेमाल करती है और साथ ही साथ जासूसी के लिए भी। रॉड्रिक का बेटा नेपोलियन भी है, जो कि एक ड्रग एडिक्ट गेमर है जिसका एक बॉयफ्रेंड जूलियस है। वो एक वीडियो गेम कंपनी चलाता है, या फिर ये कहें कि दूसरों से बनवा कर खुद गेम्स खेलता है, और वो जूलियस के ऊपर चीट भी कर रहा है। रॉड्रिक का आखिरी बेटा है प्रोस्पेरो अशर, जो कि अभी भी खुद को ही साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है, और उसको रिसेंटली ही पता चला था कि वो रॉड्रिक का बेटा है। वो 1 नंबर का अय्याश होता है और वो हाई क्लास सेक्स नाइट क्लब का आइडिया लेकर आता है, जिसको उसकी आंटी और रॉड्रिक बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करते, यानी कि मैडलिन और रॉड्रिक उसके लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। उनका ये मानना था कि उसका बिजनेस में बिल्कुल जीरो दिमाग था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इनकी पूरी फैमिली के बारे में मोटा मोटी तौर पर थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा। बाकी जैसे जैसे एपिसोड्स बनेंगे मैं आपको इनके बारे में अच्छे से डिटेल में बताता रहूंगा। खैर अब यहाँ पर हम सभी को डिनर टेबल के ऊपर देखते हैं, जहाँ पर सभी अपने अपने स्पाउसेस के साथ में आए हुए थे, या फिर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में, लेकिन नेपोलियन नहीं आया था क्योंकि यहाँ पर जूलियस को लेकर श्योर नहीं था। खैर अब रॉड्रिक और मैडलिन उन सबको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट देते हैं। उनका मानना था कि जो भी इन्फॉर्मर होगा उसे हेरिटेज से बेदखल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ रॉड्रिक सबको कहता है कि जो उस इन्फॉर्मर को पकड़वाएगा उसे $50 मिलियन दिए जाएंगे, जिसके अंदर कोई भी सवाल जवाब नहीं होंगे और कोई भी टैक्सेस नहीं होगा। लेकिन उन सभी को घर के उस भेदी को ढूंढ कर निकालना होगा जो कि लंका ढाने में लगा हुआ था।
खैर अब तभी मूवी फिर से कन्फेशन पर आती है, क्योंकि ऑगस्टी यहाँ पर रॉड्रिक को रोककर कहता है कि क्या जाने इस वजह से गई थी। तो यहाँ पर रॉड्रिक बताता है कि ऐसा नहीं था, वो मौतें बिल्कुल अलग थी। रॉड्रिक बोलता है कि वही इन चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है और वो एक लेडी के बारे में बताता है और उस लेडी को मैडेलिन भी जानती है और उन दोनों ने ही उसको देखा था, उन दोनों को वो दिखा करती। तभी कहानी जाती है 1979 की टाइमलाइन में, जब न्यू ईयर ईव का दिन था, जब वो दोनों एक बार में हड़बड़ाते हुए आते हैं और उनसे पहली बार वो लेडी मिली थी जिसका नाम वर्ना होता है, जो कि बारटेंडर थी, और वो लोग कुछ करके आए थे जो कि काफी गलत था, जिससे वो छुप रहे थे। जिसके बाद ही कहानी अचानक से ही कन्फेशन वाले दिन पर आ जाती है और रॉड्रिक सोचता है उस दिन के बारे में, जब फ्यूनरल वाले दिन रॉड्रिक को अपनी कार में कोई जेस्टर मास्क पहना हुआ पर्सन दिखाई देता है। वो उससे बहुत डर जाता है और उसकी नाक से खून आने लगता है और वो अचानक से ही बेहोश होने लगता है, जिसको एक रेवन बर्ड दिखाई देती है। डैम, दिस रेवन बर्ड अगेन। खैर यहाँ पर वो बोलता रह जाता है कि वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है, और उसे चर्च में उसके 6 मरे हुए बच्चे भी दिखाई देते हैं, जिसके साथ ही एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर एपिसोड 2 शुरू होता है 1979 से ही, जब ऑगस्टी जवान था और वो ग्रेवयार्ड में कुछ इन्वेस्टिगेशन करने आया था, जब वो काफी जूनियर पोस्ट पे था। उसको पता चलता है कि वहां पर हाल ही में ही 5 बॉडीज को ग्रेवयार्ड से निकाला गया है और किसने ऐसा किया कुछ नहीं पता, उनका क्या हुआ ये भी नहीं पता, कहाँ गई क्या हुआ कोई नहीं जानता था, और वो इसी के बारे में पता लगाने में लगा हुआ था। वो पुलिस में नहीं था और अटॉर्नी ये सब काम नहीं करते थे, तो उसके हायर ऑफिसर्स उसको समझाते हैं, उसको ये सब रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता, उल्टा उनसे बहस करने लगता है। और ये जो एपिसोड है ना, इसकी पूरी कहानी लगभग प्रॉस्पेरो के ऊपर ही बेस्ड है, और ऐसे ही अब एक एक एपिसोड करके सारी की सारी कहानी अलग अलग बच्चों के ऊपर बेस्ड होगी, जहां पर हम जानेंगे उनकी मौतें कैसी हुई और उनके कैरेक्टर कैसे थे। खैर अब हम प्रॉस्पेरो के कैरेक्टर के बारे में जान पाते हैं कि प्रॉस्पेरो अपने 2 दोस्तों या फिर ये कहें कि अपने इंटीमेसी पार्टनर्स के साथ मिलकर अपने उसी वाइल्ड नाइट क्लब के आइडिया के ऊपर काम कर रहा होता है, जिसको उसके फादर ने और उसकी आंटी ने रिजेक्ट कर दिया था। उनका ये मानना था कि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। वो एक प्लान बनाता है कि वो एक पुरानी फैक्ट्री जो कि एक रेव पार्टी के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर वो बड़े बड़े लोगों को बुलाएगा, जैसे कि पॉलिटिशियंस, एक्टर्स और भी बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स वगैरह, जहां पर वो अपनी पूरी डिजायर्स कंप्लीट कर पाएंगे, और उसके लिए वो उनको भारी मात्रा में चार्ज करेगा, जैसे कि 20 ग्रैंड्स या फिर 30 ग्रैंड्स, और वो प्रॉफिट रॉड्रिक को दिखाएगा, जिससे कि उसको फंडिंग्स मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर उसका प्लान और भी बहुत ज्यादा अलग था, जिसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा। खैर उसे उन फैक्ट्रीज के बारे में ऑफिस से ही पता चला था, जहाँ पर कमीशन उन फैक्ट्रीज पर इंक्वायरी कर रही थी और उन फैक्ट्रीज को गिराया जाने वाला था, और ऐसा करने से अशर सेफ रहते, तो वो वहां से फैक्ट्री को यूज करने का प्लान करता है, जहाँ पर पानी की सप्लाई ही नहीं थी। तो ऊपर रखे हुए टैंकर्स को वो मेन वाटर लाइन में जोड़ने का डिसाइड करता है, और यहाँ पर उसे फिर से टेरेस के ऊपर मिस्टीरियस वही लेडी दिखाई देती है, जो कि वर्ना ही थी। असल में उसका आइडिया ये था कि इसी फ्लोर के ऊपर सभी डांस करेंगे, और जैसे ही ऊपर पाइप से पानी गिरेगा उसके बाद में सभी रोमांस करेंगे। उससे पहले कोई कुछ करने नहीं वाला था। फिलहाल वो अपनी पार्टी के लिए तैयारी कर ही रहा होता है, और यहाँ पर हम थोड़ी बहुत चीजें और जान पाते हैं और देख पाते हैं कि विक्ट्रीन एक हार्ट डिवाइस पर काम कर रही है, जिसमें सब्जेक्ट चिंपैंजी मारा जाता है। लेकिन अगर ये रॉड्रिक को पता चल जाता तो वो फंडिंग रोक देता, तो वो ये छिपा कर रखती है। वहीं पर कमेल उसको ज्यादा पसंद नहीं करती थी, तो वो उसकी रिसर्च पर नजर रख रही होती है और डिटेल्स निकालने अपने लोगों को उसके पीछे लगा देती है, जो कि वही 2 असिस्टेंट होते हैं। बेसिकली यहाँ पर हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा था कि कौन यहाँ पर खबरी हो सकता है। कुल मिलाकर बात की जाए तो अशर फैमिली के अंदर फूट पड़ चुकी थी। इसी बीच हम जूनो से भी मिल पाते हैं और उसकी कहानी भी जान पाते हैं कि कैसे वो अशर की वाइफ बन गई। असल में वो हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर उसके ऊपर ड्रग्स की टेस्टिंग हो रही थी, जिससे मिलने रॉड्रिक आया हुआ था और उसने उसको पसंद कर लिया। खैर अब हम इस कहानी का एक और फ्लैशबैक देख पाते हैं, जहां पर हम मिलते हैं जवान रॉड्रिक से, जो कि फॉर्जुनाटो कंपनी में ही काम किया करता था, लेकिन काफी लोअर लेवल पर। यानी कि उसके बायोलॉजिकल पिता ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और उसको कंपनी का ओनर नहीं बनाया। खैर फिलहाल इस कंपनी का ओनर होता है रूफस विल्मर्ट ग्रिसवॉल्ड, और रॉड्रिक यहाँ पर उसके सामने अपनी बनाई गई पिल लिगोडॉन के बारे में उसे पिच करता है, लेकिन वो उसको रिजेक्ट कर देता है। और ये ऑफिस भी ठीक वही था जहाँ पर कभी एलाइजा उनकी माँ काम किया करती थी। इनफैक्ट रूफस उसके बारे में सब कुछ जानता था। खैर अब वो घर पर आता है, जहाँ पर वो अपनी फर्स्ट वाइफ एनाबेल, दोनों बच्चों और मैडेलिन के साथ में रहता है, और तभी मैडेलिन ये कहती है कि उसने जॉब छोड़ दी और उन्हें कुछ बड़ा करना होगा, और रूफस को कुचलकर उसे आगे निकलना पड़ेगा, तभी वो इस दुनिया को बदल पाएंगे। उन दोनों का सपना था कि वो दुनिया को बदलना चाहते हैं,
और बात करें मैडलिन के बारे में तो यहाँ पर वो कुछ एल्गोरिदम्स पर काम कर रही थी जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही तगड़ा चेंजेस लाने वाली थी। बेसिकली उसका सपना था एआई का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सोचो 1970s में ही उसके अंदर इतना दिमाग था, वो जानती थी कि फ्यूचर में एआई आने वाला है। कहानी वापस से प्रॉस्पेरो पर आती है जहां पर वो अपनी पार्टी के लिए तैयारी कर लेता है। यहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया हुआ था, जिनके पास में स्पेसिफिक इनवाइट था वही वहां पर आ सकते थे। ये इनवाइट खाली उनके फोन पर 5 मिनट तक रहने वाला था, या तो ये एक्सेप्ट होता अदरवाइज वो खुद पे खुद डिलीट हो जाता। और यहाँ पर उसने अपने भाई फ्रेडरिक की वाइफ यानी कि अपनी भाभी को ही बुलाया था, मॉरल को। उसका ये मानना था कि फ्रेडरिक में उतना दम नहीं है और वो अभी काफी जवान है, तो उसको एंजॉय करना चाहिए, काफी मस्ती करनी चाहिए। और देखो टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो यहाँ पर वो अपने भाई से जलता था और इसलिए वो ये सब कर रहा था। बात करें इस पार्टी के बारे में तो यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता था। ये एक मास्क वाली पार्टी होती है जहाँ पर सबके हाथ पर एक स्पेसिफिक ब्रेसलेट था। सबके फोन और सारी की सारी मेटल वाली चीजें उनके लॉकर में ही रख दी जाती हैं और ये ब्रेसलेट काफी खास था क्योंकि उसके जरिए ही लॉकर खुल सकता था। इनफैक्ट इस पार्टी के अंदर भयानक ड्रग्स भी मिलने वाली थी जिसका इंतजाम उसके सौतेले भाई नेपोलियन ने करवाया था क्योंकि वो उससे काफी प्यार किया करता था। और बात करें प्रॉस्पेरो के असली प्लान के बारे में तो उसका मकसद खाली यहाँ पर क्लब खोलना नहीं था, बल्कि उसका मकसद ये था कि उसने सारी जगह पर कैमरा लगाए हुए थे। यहाँ पर उसका असली प्लान था सभी को ब्लैकमेल करना, जिससे वो काफी सारे पैसे ऐड सकता था। और जब उसके पिता ये सब देखते तो काफी खुश हो जाते। खैर तभी इस पार्टी के अंदर वर्ना आ जाती है जो कि 1979 में जैसा दिखा करती वो अब भी वैसी ही थी और वो प्रॉस्पेरो से बात करती है और उससे कहती है कि वो ये सब रोक सकता है। वो उसको सेड्यूस करती है और अचानक से गायब हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो एक एक करके यहाँ पर काम करने वाले लोगों के कान में कुछ बोलती है और वो लोग वहाँ से बाहर जाने लगते हैं और डोर्स को लॉक भी कर देते हैं। इनफैक्ट वो मॉरल के कान में भी कहती है, उसको वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ से वो बाहर नहीं जाती। उसके मन में था कि वो यहाँ पर कुछ ना कुछ करना चाहती थी। हालांकि उसने फिलहाल कुछ नहीं किया था, लेकिन उसके मन में ऐसा करने के लिए जरूर था। जिसके बाद में फैक्ट्री में प्रॉस्पेरो रेन शुरू करवाता है जो कि उन पाइप्स के अंदर था, यानी कि जो पानी उसने टैंकी से कनेक्ट करवाया था। लेकिन होता यह है कि वहां पर पानी की जगह एसिड और केमिकल्स बरसते हैं जिसके अंदर झुलसकर सभी लोग मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग प्रॉस्पेरो। और अब तभी वर्ना उसके ऊपर अपना मास्क छोड़कर किस कर गायब हो जाती है। और तभी कन्फेशन वाले घर के अंदर प्रॉस्पेरो का भूत अभी रॉड्रिक को दिखाई देता है, जिसे ऑगस्टी नहीं देख सकता था। जिसके साथ ही एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत होती है प्रॉस्पेरो की मौत से ही, जहां पर दिखाया जाता है कि उस खंडर के अंदर या फिर उस बिल्डिंग के अंदर 70 मौतें हुई थी। बहुत ही बुरा मंजर था, देखने में भी वॉमिट वगैरह आ रही थी। खैर इस इलाके को पूरी तरह से पुलिस ने सील कर लिया था, लेकिन हम जानते हैं कि अशर फैमिली की पहुंच बहुत ऊपर तक थी, तो पिम के पास में ऑलरेडी अंदर जाने की परमिशन थी, जिससे कि पूरी पुलिस फोर्स बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। खैर पिम अंदर जाता है जहां पर उसको काफी कुछ मिलता है। वहां पर उसे प्रॉस्पेरो का फोन मिलता है, उसकी और चीजें मिलती हैं। उसने वो मास्क भी अपने साथ ले लिया था। लेकिन तभी शॉकिंगली हम देखते हैं कि मॉरल वहां पर जिंदा थी। वो काफी जल गई थी लेकिन फिर भी उसकी सांसें चल रही थी। वो अचानक से ही सबको बुलाता है और बोलता है कि अंदर एक सर्वाइवर है जिसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अब इसी बीच रॉड्रिक बात करता है मैडलिन और बिम से, जहां पर जैसे भी इन चीजों को छुपाना होगा कि क्या कैसे हुआ और कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी बहुत बेइज्जती हो सकती थी, वो फंस सकते थे। पिम यहाँ पर ये कहता है कि वो सीसीटीवी भी चेक करवाएगा और वहाँ का सपोर्ट स्टाफ यानी कि जो भी बारटेंडर्स वगैरह थे वो अचानक से ही बाहर चले गए थे। मैडलिन का ये मानना था कि ये सारा का सारा प्री प्लान्ड है और उन्होंने ही कुछ किया होगा। लेकिन रॉड्रिक को इस बात के बारे में समझ नहीं आता, क्योंकि उसका ये मानना था कि उनके पास में उनके बेटे को मारने का कोई भी रीजन नहीं था। और बेटा ही क्यों, वहाँ पर और भी तो 70 लोग मारे गए थे। और पिम इस बात पर यह बताता है कि उसने सभी बारटेंडर से बात करी थी। उनका ये कहना था कि कोई आवाज उनको आई थी जिससे उनका मन हुआ कि वो बाहर चले जाएं। बट स्टिल मैडलिन को ये सब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा था, जिसके चलते वो पिम को इस पर काफी ज्यादा ध्यान देने के लिए कहती है। अब इंटेरोगेशन के दौरान रॉड्रिक और ऑगस्टी प्रॉस्पेरो की मौत के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। वो बताता है कि प्रॉस्पेरो की बॉडी के अंदर मोंटी नाम का एक ड्रग मिला था जो कि लिगोडॉन का ही एक डेरिवेटिव है। लेकिन रॉड्रिक इससे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। उसका कहना था कि ऐसा तो होता ही है, एक प्रोडक्ट होता है, उसको रिफाइन करके मार्केट में उतार दिया जाता है, तो उसकी सस्ती कॉपीज तो मार्केट में आती रहती हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बात को बताने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जिस ड्रग की वजह से पूरी दुनिया नशे में डूब गई, जिनकी मौतें हुई, आज की डेट में उसके खुद के बेटे की बॉडी के अंदर उसकी ही सस्ती कॉपी पड़ी हुई थी। खैर अब यहाँ पर बाकी सारे बचे हुए अशर्स आते हैं, जहाँ पर कमील एक आइडिया सजेस्ट करती है कि वो लोग प्रॉस्पेरो की मौत को एज अ सिंपैथी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो केस चल रहा था उसके चलते ये काफी काम आने वाला था। उनको लोगों की सिंपैथी चाहिए थी।
जिससे कि उनका केस काफी स्ट्रांग बन सकता था। कमील का ये कहना था कि बाकी लोग तो मारे गए लेकिन उनका भी बच्चा मारा गया है, जिसके चलते लोग उनको काफी सपोर्ट करते। और प्रॉस्पेरो की मौत से नेपोलियन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, बहुत रोने लगता है। उसका ये मानना था कि उसका एक लौता भाई जो उसको समझता था वो चला गया। खैर इसी बीच हम रॉड्रिक को देखते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में कॉन्वर्सेशन के दौरान ऑगी को बताता है, यानी कि ऑगस्टी को बताता है कि उस फैक्ट्री के अंदर असल में केमिकल वेस्ट था जिसको वो लोग छुप कर हटाने वाले थे, यानी कि उसका बेटा फ्रेडरिक हटाने वाला था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और इस चीज के लिए उसने फ्रेडरिक को बहुत बातें भी सुनाई थी। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे के सारे बच्चे पिम के कहने पर ही बात बोला करते थे, यानी कि मीडिया जब भी आया करती तो पिम जो बोला करता वो वही कहते थे। वो ये भी कहता है कि अगर प्रॉस्पेरो फैमिली बिजनेस पर ध्यान देता कि वो कैसे काम करते हैं तो उसको भी पता होता कि उसने क्या किया है और शायद वो बच सकता था। असल में प्रॉस्पेरो ने टैंकर्स को पाइप से कनेक्ट तो करवा दिया था, लेकिन अगर शायद वो टैंकर को खोलकर देख लेता तो आज ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट वो खुद ही कहता है कि प्रॉस्पेरो बहुत बड़ा बेवकूफ था। खैर तभी हमें कमील को दिखाया जाता है जिसके असिस्टेंट्स बताते हैं कि विक्ट्रीन ने अपने टेस्ट सब्जेक्ट यानी कि चिंपैंजी को बदल दिया, यानी कि जो मर गया था, और उसके बदले में एक जिंदा चिंपैंजी को बदल दिया है। उसके सीने पर कट लगाया और घाव बना दिया ताकि ये लगे कि सब कुछ सक्सेसफुल रहा। इसी बीच हम विक्ट्रीन को भी देखते हैं जिसे अपने ऑफिस के अंदर एक लेडी मिलती है और विक्ट्रीन यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड एल से मिलने आई थी। खैर वो लेडी अपने हार्ट प्रॉब्लम की वजह से वहां पर आई थी और विक्ट्रीन उसे अपना ह्यूमन ट्रायल सब्जेक्ट बनाने का डिसाइड कर लेती है क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट थी। एंड सरप्राइज सरप्राइज, ये लेडी कोई और नहीं बल्कि वर्ना ही थी जो कि एक नए नाम और एक नए रूप के साथ उससे मिलने आती है। इनफैक्ट उसकी फोटो आईडी भी थी जिसके ऊपर एक एड्रेस भी मेंशन था। और यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि वो अलग अलग पहचान के साथ अशर फैमिली के अलग अलग मेंबर से मिल रही है। और इतना हमको जरूर पता है कि जिससे भी वो मिलती है उसकी मौत आनी तो तय है। अब तभी रॉड्रिक अपना एक इम्पोर्टेंट फ्लैशबैक बताता है जहां से इस दवाई का राइज हुआ था, यानी कि जहां से ये दवाई उठी थी। अब आप जानते हैं कि रॉड्रिक ने रूफस को उस पिल के बारे में बताया था, एक मैजिक पिल के बारे में जो कि लिगोडॉन थी। वो उसके साथ पार्टनर बनना चाहता था लेकिन रूफस ने उस कंपनी को ही खरीद लिया था जहां से वो पिल बनी थी। यानी कि स्टार्टिंग में उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया लेकिन बाद में वो समझ गया था कि इसके अंदर कितना स्कोप है और उसने यहाँ पर रॉड्रिक को साइडलाइन कर दिया था। हालांकि वो उसे $500 देता है और प्रमोशन भी देता है ताकि वो आगे भी ऐसा काम करता रहे और उसको ग्रोथ दिलवाता रहे। उसके पास में अच्छे आइडियाज थे जिसके लिए वो उसको अप्रिशिएट करता है, लेकिन वो उसको अपना पार्टनर बनाने के लिए मंजूरी नहीं देता। खैर घर पर मैडलिन उससे बात करती है और वो उसको सजेस्ट करती है कि वो फिलहाल रूफस के साथ ही रहे और आगे चलकर वो उसको बैक स्टैप करके आगे निकल सकता है जैसा कि उन्होंने बचपन में किया था। और ये सभी चीजें उसकी वाइफ एनाबेल ली भी सुन रही होती है। खैर अब तभी हम कमील को देख पाते हैं जो कि नेपोलियन से मिलने आती है क्योंकि वही अगले दिन अपने भाई की मौत के बारे में पूरी की पूरी न्यूज देने वाला था और वही सबके लिए बहुत सारी सिंपैथी भी बटोरने वाला था। लेकिन हम जानते हैं कि नेपोलियन तो पूरा का पूरा ड्रग एडिक्ट है, जहां पर कमील आकर उसके साथ में ड्रग्स करती है लेकिन काफी ज्यादा नशे में नहीं होती, जिसके बाद में कमील उसे अगले दिन के बारे में बताकर वहां से निकल जाती है और हम देखते हैं कि वो नशे में बहुत ही धुत हो जाता है और अगले दिन जागने पर उसे जूलियस की बिल्ली मरी हुई मिलती है जिसे शायद उसने ही मारा था नशे की हालत में, जिससे कि वो काफी परेशान हो जाता है और सारे के सारे क्राइम सीन को पूरी तरह से साफ कर देता है। जब जूलियस उठकर आता है तो वो उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है जो कि काफी वियर्ड था और जूलियस को लग रहा था जैसे घर की सफाई हुई हो। तो नेपोलियन बोलता है कि जब जागो तब सवेरा। बेसिकली वो बिल्ली की मौत वाली बात को छुपा रहा था और वो बोल देता है कि बिल्ली जैसे बाहर भाग जाती है वैसे ही भाग गई होगी और वो वापस जल्दी ही आ जाएगी। खैर दूसरी तरफ हम बिल और टैमरलेन यानी कि टैमी को देखते हैं जो कि अलग अलग प्रोस्टिट्यूट्स बुलाया करते थे। बेसिकली यहाँ पर टैमी बुलाया करती थी क्योंकि वो बिल और किसी और को खुद में इमेजिन करती और उससे मजे लिया करती थी। लेकिन होता यह है कि आज एक नई लेडी आती है एंड गेस व्हाट, ये कौन है? तो यहाँ पर ये वर्ना है जो कि अलग अलग नाम के साथ अलग अलग पहचानों के साथ सबके साथ मिल रही है। तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉरल एडमिट होती है और वहाँ पर उसके पूरे शरीर पर पट्टियां वगैरह बंधी हुई थी, उसकी स्किन राफ्टिंग वगैरह भी चल रही थी। बट अच्छी बात ये थी कि इतना जलने के बावजूद भी उसके अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो सही सलामत थे। वो होश में तो आ जाती है और उसकी बेटी लेनोर जब उससे मिलने जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर अपने बैंडेजेस निकालने लगती है, चिल्लाने लगती है क्योंकि वो उस हादसे को याद करके बहुत ही ज्यादा कांप रही थी। खैर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हर एक एपिसोड एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में होगा, तो ये एपिसोड है कमील के बारे में जहाँ पर वो अपने दोनों असिस्टेंट्स को फायर कर देती है क्योंकि उन दोनों को आपस में प्यार हो गया था और उनको ये करना अब अच्छा नहीं लग रहा था।
जैसे कि शुरुआत में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर दिया चकाचौंध में आकर, लेकिन अब उनको ये काफी अजीब लगता था, जिसके चलते वो काम छोड़ देते हैं। और यहाँ पर वो खुद ही उस चिंपैंजी को चेक करने के लिए विक्ट्रीन की लैब में आ जाती है, जहाँ पर उसे इस बार सिक्योरिटी गार्ड के रूप में वर्ना मिलती है। जी हाँ, और अब तभी वो कमील से बोलती है कि उसकी उससे कोई भी दुश्मनी नहीं है और उसे यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन अब उसको मरना होगा। उसका ये मानना था कि कमील और विक्ट्रीन दोनों एक जैसी ही हैं, जिसके चलते वो उसको बंदर वाले रूप में आकर ही खत्म कर देती है, या फिर ये कहे कि उसने यहाँ पर बंदर को पजस कर लिया था, क्योंकि उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान तो नहीं थी। खैर, अब अगले दिन जब बिल्डिंग के लोग वहाँ पर आते हैं तो उनको वहाँ पर मरी हुई कमील मिलती है, जिसके पास एक चिंपैंजी बैठी हुई थी, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे, जिससे सबको लगता है कि उसी चिंपैंजी ने उसको मारा है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होकर इंटेरोगेशन की तरफ ही आ जाता है, जहां पर रॉड्रिक को दिखाया जाता है, जिसको कमील की स्पिरिट बार बार दिख रही थी, उसे परेशान कर रही थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी और बहुत ही ज्यादा अजीब फील करने लगा था। जिसके साथ ही एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एपिसोड मोस्टली उसके ऊपर ही बेस्ड है और अगली मौत उसकी ही होने वाली थी। खैर, एपिसोड की ही शुरुआत में हम नेपोलियन को देखते हैं, जो कि जूलियस के लिए एक नई बिल्ली लेने जाता है, जो कि डिट्टो उसकी प्रीवियस कैट प्लूटो से ही मिलती जुलती हो, ताकि उसको कभी भी मरी हुई कैट के बारे में पता ही ना चले। इस एनिमल शेल्टर के अंदर कोई और नहीं बल्कि एम्प्लॉय बनकर मिलती है उससे वर्ना, जो कि उसको बिल्कुल वैसी ही हूबहू कैट दिखवा देती है, जिसके चलते वो उसको बताती है कि ये बिल्ली बिकाऊ नहीं है, इसके लिए 4 एप्लीकेशंस पहले से ही आ चुकी हैं। लेकिन वो बोलता है कि मैं अशर हूँ और तुमको इतने पैसे दे सकता हूँ जितने कि तुम सोच भी नहीं सकती, जिसके चलते वो उसे उस कैट को थमा देती है। अब वो उस कैट को घर ले आता है और वो कैट काफी ज्यादा एग्रेसिव थी, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं किया करती थी। हालांकि प्लूटो ऐसी नहीं थी, लेकिन ये कैट थोड़ी सी डिफरेंट है। वो काफी ज्यादा फ्यूरियस है, जो कि उसको बाइट करने की कोशिश करती है, स्क्रैच कर देती है। अब तभी नेपोलियन को फोन आता है कि उसकी बहन कमील नहीं रही और वो उससे भी काफी प्यार किया करता था। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसकी बहन नहीं रही थी। खैर, यहाँ पर अब पूरी अशर फैमिली साथ होती है, जहाँ पर वो कमील के बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। और यहाँ पर भी अभी तक सभी सिबलिंग्स एक दूसरे पर शक कर रहे थे, और ये स्पीच भी किसी और को नहीं नेपोलियन को ही देनी थी, लेकिन वो उसके लिए साफ मना कर देता है। इनफैक्ट वो ये भी बोल देता है कि उसके हिस्से की प्रॉपर्टी वो यहाँ पर जूनो को दे सकते हैं। अब रॉड्रिक और मैडलिन भी काफी परेशान हो जाते हैं, जो कि कमील की मौत को इन्वेस्टिगेट करने में लगे हुए थे, और उनको ये भी पता चलता है कि सिक्योरिटी की जगह उस दिन कोई नई लेडी आई थी, और जो वहां पर अक्सर गार्ड रहा करता था उसको छुट्टी दे दी गई, जो कि बहुत ही वियर्ड बात थी। ये लेडी कहाँ से आई थी, कौन थी, कहाँ गई, किसी को नहीं पता था। इनफैक्ट इस चीज से तो पिम भी बहुत परेशान था, क्योंकि उसने ऐसा केस अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, और वो तीनों ही उसके बारे में पता लगाने के लिए जुट जाते हैं। इसी बीच हमें नेपोलियन को भी दिखाया जाता है, जो कि नई कैट से बहुत ही परेशान रहता है, काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। वही कोर्ट के अंदर अशर्स का ट्रायल था, जहां पर कोई पेश ही नहीं होता, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था। लेकिन पिम आकर यहाँ पर एक और दुखद घटना बताता है कि कमील नहीं रही, जिसके चलते उसको अगली डेट दे दी जाती है। और इस चीज के लिए तो ऑगस्टी भी काफी दुखी था, जिससे कि पिम कोई भी बात नहीं करता। तभी रॉड्रिक को दिखाया जाता है, जो कि विक्ट्रीन से पूछता है कि कमील उसकी लैब में क्यों आई थी, वो भी रात को अकेले में, जिस पर वो कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, और वो रॉड्रिक को कुछ नहीं बताती टेस्ट के फेल होने के बावजूद। बस ये कह देती है कि वो लोग तो ह्यूमन ट्रायल्स पर मूव ऑन कर रहे हैं, और ये सुनकर वो बहुत खुश होता है। वो बोलता है कि मुझे यही तो चाहिए था, और वही है जो कि पूरी कंपनी में एक रेवोल्यूशन ला सकती है। खैर, इसी बीच उसे और मैडलिन को उस मिस्टीरियस सिक्योरिटी लेडी की एक एनहेंस्ड हुई फोटो मिल जाती है, जो कि पिम ने ही निकाली थी, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि वर्ना ही थी। उसको देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, और वो दोनों ही अलग अलग जगहों पर जाकर देखते हैं, जिस जगह की आवाजों से उनकी यादों के तार जुड़े हुए थे, और वर्ना से तो उनका कुछ न कुछ कनेक्शन था ही, जैसा कि हमने देखा भी था कि वो उसको वहां पर क्लब के अंदर मिले थे। खैर, तभी हम वर्ना को देख पाते हैं, जो कि फिलहाल विक्ट्रीन के पास थी और उसकी ह्यूमन ट्रायल सब्जेक्ट बन जाती है, जहां पर उसे असली रिस्क बताया ही नहीं जाता। बस प्रॉमिस कर दिया जाता है कि हार्ट और ह्यूमन हेल्थ के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी होगा, जो कि दुनिया बदल सकता है। कोई कितना भी तेज भागे, कुछ भी करे, लेकिन उसका हार्ट हमेशा कंट्रोल में रहेगा, जो कि देखो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं थी। लेकिन गलत ये हो रहा था कि चिंपैंजीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स के लिए बैन था, लेकिन ये लोग ये कर रहे थे और इंसानों पर जाने वाले थे, जबकि इनका ट्रायल यहाँ पर चिंपैंजीज के ऊपर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था, और यहाँ पर इन्होंने मोरालिटी की सारी हदें पार कर दी हैं। अब हम देख पाते हैं फ्रेडरिक को, जिसे पिम ने मॉरल के पास मिला हुआ फोन दिया था, जो कि एक बर्नर फोन था, जिसको देखते ही वो कहता है कि ये उसका नहीं हो सकता और उनको पता लगाना होगा कि ये फोन किसका है। हालांकि हम जानते हैं कि ये उसको प्रोस्पेरो ने दिया था, ताकि उसके रियल फोन पर कोई भी सबूत ना रह जाए, और ये पार्टी के लिए एंट्री इनविटेशन था।
यानी कि फ्रेडरिक यहाँ पर बहुत दुखी था क्योंकि वो समझ गया था कि उसकी बीवी ने उससे झूठ बोला और यहाँ पर वो ये समझ रहा था कि मॉरेल और प्रॉस्पेरो के बीच में कुछ चल रहा था। खैर अब कहानी फिर से इंटेरोगेशन पर आ जाती है जहाँ पर ऑगस्टी और रॉड्रिक को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसे अपनी यही सब कहानी सुना रहा है और उसे नेपोलियन का गोस्ट भी दिखाई देता है जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। खैर अब हम ऑगस्टी और रॉड्रिक दोनों का ही पास्ट देख पाते हैं जब वो अपनी यंग एज में थे। दोनों मिले भी थे जब ऑगस्टी मेडिकेयर फ्रॉड की जांच में लगा हुआ था और वो फॉर्चुनाटो कंपनी के 30 एम्प्लॉयज के पास ऑलरेडी जा चुका था और ऐसे ही वो रॉड्रिक के पास पहुंचता है। वो उससे पूछता है कि ड्रग्स ट्रायल हो रहा है और उसके अंदर पेशेंट्स को पूरी जानकारी नहीं दी गई है, उनके नकली सिग्नेचर्स करे गए हैं, इवन खुद रॉड्रिक के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नकली साइन थे, जिसके बारे में वो फिलहाल झूठ बोल देता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसने साइन किए भी थे या फिर नहीं। अब रॉड्रिक रूफस के पास जाता है और उससे इसके बारे में बात करता है तो रूफस फिर से उसको बहुत ही ज्यादा डांटने लगता है और समझाने लगता है और उसे अच्छी लाइफ का लालच भी देता है कि ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं होती, मार्केट के अंदर मेडिसिन ऐसे ही नहीं उतर जाती, इसके अंदर कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। कुल मिलाकर बात की जाए तो ये लोग अनएथिकल तरह से काम कर रहे थे और अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए, घर को चलाने के लिए रॉड्रिक को बात माननी पड़ती है। अब घर पर मैडलिन उससे ये कहती है कि ये उसके लिए ठीक नहीं है। पहली बात तो उस पर रिस्क, ऊपर से वो कंपनी उनके फादर की है, उस पर उनका ही अधिकार है और उन्हें अब ऑगस्टी को कांटेक्ट करना चाहिए। यानी कि वो ये चाह रही थी कि अब सारी की सारी पोल पट्टी खोल दी जाए। एनीवेज मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और नेपोलियन को दिखाया जाता है जो कि उस कैट से बहुत ही परेशान रहने लगा था। वो बिल्ली कभी कोई चिड़िया, कभी कोई चूहा या फिर किसी भी चीज को मारकर घर के अंदर लेकर आ जाया करती थी। इनफैक्ट जूलियस के साथ रोमांस करते वक्त भी उसके पिलो के नीचे एक मरा हुआ चूहा होता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ पर जूलियस की नाक पर चोट भी लग जाती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जूलियस उसको छोड़कर अब चला जाता है। वो बोलता है कि उसके ड्रग्स की आदत बहुत ही गंदी हो चुकी है, वो अपने होश में नहीं है, जिसके चलते वो उसके साथ नहीं रह सकता। खैर अब तभी उससे ड्रग्स लेने के लिए फ्रेडरिक आता है जो कि रिसेंटली काफी परेशान रहने लगा था अपनी बीवी की चीटिंग की वजह से और आज वो पहली बार ड्रग्स लेने वाला था क्योंकि उसका माथा बहुत फट रहा था। और यहाँ पर वो कैट नेपोलियन की आंख को काफी हर्ट कर देती है जिससे वो गुस्से से बाहर चला जाता है और फ्रेडरिक का काम हो गया था, उसको ड्रग्स मिल चुकी थी तो वो वहां से बाहर निकल जाता है। अब फ्रेडरिक हॉस्पिटल के अंदर होता है जिसके पास में मॉरल का वही बर्नर फोन था जो कि असल में प्रॉस्पेरो का था। वो कभी तो उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन मीटर हटाकर उसके फिंगरप्रिंट को चेक करता, तो कभी उसके चेहरे की बैंडेजेस हटाता और उसका फेस अनलॉक ट्राई करता, लेकिन वो फोन अनलॉक ही नहीं होता क्योंकि हम जानते हैं कि उसका पासवर्ड कुछ और था। इसका पासवर्ड ठरकियों वाला ही था 666999। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इस दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा शरीफ हो। गॉड ब्लेस यू। इसी बीच हम रॉड्रिक को और जूनो को देख पाते हैं जो कि आपस में रोमांस करने ही वाले थे, लेकिन तभी उसको प्रॉस्पेरो का जला हुआ गोस्ट दिखाई देता है जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। वो मैडलिन से बात करता है जिसको वो अपनी बीमारी के बारे में बताता है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में अच्छे से समझा दूंगा या फिर आने वाले एपिसोड्स के अंदर। अभी के लिए ये मान लो कि उसको हेलुसिनेशंस हो रहे थे, मरे हुए बच्चों की स्पिरिट्स वगैरह दिख रही थी। साथ ही साथ हम टैमरलिन को भी देख पाते हैं जो कि अपने हस्बैंड बिल की फिटनेस लाइव स्ट्रीम में वर्ना को देखती है जो कि असल में वहां पर होनी नहीं चाहिए थी। इससे वो काफी परेशान हो जाती है और बिल से इसके बारे में बात करती है कि उसको उन लड़कियों से बाहर नहीं मिलना है, लेकिन उसको खुद इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो कहता है कि मैं आगे से थोड़ा ध्यान रखूंगा। तभी हम नेपोलियन को देखते हैं जो कि उस घर पर उसी कैट की एक्सपर्ट को बुलाता है जो कि वर्ना ही है और वो घर पर आ भी जाती है, लेकिन वो उसे हॉन्ट करती है। साथ ही साथ वो कैट भी उस पर हमला कर देती है जिसकी वो एक आंख फोड़ देता है और हम देखते हैं कि वर्ना की भी एक आंख निकली हुई थी, यानी कि यहाँ पर सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ था। जिसके बाद वो बाहर भाग जाती है। अब उसे वॉल्स के अंदर से कैट की आवाजें आना शुरू हो जाती है जिसके चलते वो थॉर के हथौड़े से पूरी की पूरी दीवार को तोड़ देता है। उसको वर्ना बार बार दिख रही थी और वो उस कैट को भी देखता है जिसे मारने वो उसके पास जाता है, लेकिन तब तक जूलियस वहां पर आ चुका था। लेकिन बालकनी से नीचे गिरने की वजह से नेपोलियन भी मारा जाता है और हम नोटिस कर पाते हैं कि घर के अंदर कोई भी बर्ड, चूहा या फिर जानवर कभी था ही नहीं, या फिर ये कहें कि खाली उसको दिख रहा था जो कि वर्ना कर रही थी। जहां पर नेपोलियन मारा गया था वहां पर वो कैट भी आ जाती है जो कि शायद से ओरिजिनल वाली ही है, या फिर ये कहें कि वो कभी मरी ही नहीं थी और शायद से वर्ना ने उसके साथ कुछ ना कुछ किया है, उसको पदस वगैरह किया होगा जिसके चलते नेपोलियन मारा गया। जिसके साथ ही एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस सीरीज के पहले 4 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको सीरीज अभी तक पसंद आ रही होगी। अगले 4 एपिसोड्स में जो असली पत्ते खुलेंगे ना वो बहुत ही भयानक और खतरनाक है। वो पार्ट जल्दी से जल्दी आ जाएगा, हो सकता है आज ही आ जाए या फिर हो सकता है कल भी आ जाए, लेकिन यह है कि जितना जल्दी होगा उतना जल्दी उसको लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डिटेल्स भी कवर करनी पड़ती हैं जिसके चलते थोड़ा टाइम लग जाता है।
तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए पार्ट 2 के लिए और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर देना। कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए